1960 से पहले डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करती थी। जिस तरह कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एक सिस्टम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफपीएस। एफपीएस में लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, मैस को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और एक आप सिस्टम देख रहे हैं सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। और लास्ट में आपको नजर आ रहा है एमकेएस। एम में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता था, मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये काम 1960 से पहले होता था, लेकिन 1960 के बाद सब कंट्रीज ने या डिफरेंट कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया कि अब हम यूनिट्स को इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। उस जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल फॉर यूनिट्स। उस सिस्टम इंटरनेशनल फॉर यूनिट्स मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को डील करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स थे डिफरेंट क्वांटिटीज के, उनको तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। जो पहला हिस्सा था हमारे पास उसका नाम है बेस यूनिट। जो इसकी इन यूनिट्स की तीन टाइप हैं। जो पहली टाइप है उसका नाम है बेस यूनिट। बेस यूनिट जिस तरह के आप लोगों ने बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट बेस ऑन अदर क्वांटिटीज, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज में बेस नहीं करती। इस तरह डियर स्टूडेंट, बेस यूनिट भी दूसरे यूनिट्स के ऊपर बेस नहीं करते। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, मैं आपको सिंपली अगर ये बताने की कोशिश करूं कि यूनिट में और क्वांटिटी में क्या फर्क है, तो यूनिट जो है वो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरह 5 किलोग्राम, ये किलोग्राम यूनिट है और किलोग्राम यूनिट है किस क्वांटिटी का, मैस का। तो बेस यूनिट वो है विच एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज, जो कि बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, उनको बेस यूनिट्स बोलते हैं। जिस तरह के डियर स्टूडेंट अगर आप बेस यूनिट के इस टेबल को देखें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ बेस क्वांटिटी है और एक तरफ उनके यूनिट्स के नेम लिखे हैं और साथ ही उनके सिंबल भी हैं। लेंथ का यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग उसका यूनिट है उसका नाम है मीटर, मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। तो इनके सिंबल भी गिवन है। जिस तरह अगर आप देखें तो मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का स्मॉल एस, एम्पियर का कैपिटल ए क्योंकि साइंटिस्ट नेम पर है, केल्विन का कैपिटल के अगेन साइंटिस्ट नेम है, मोल का MOL और कैंडेला का CD। तो आपने इनके नेम बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं 7, इनके नेम याद रखने हैं और इनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर ये टेबल मेंशन है। अब डियर स्टूडेंट हम इन्हीं यूनिट्स की दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हमारे पास डिराइव यूनिट्स। सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव क्वांटिटी से आपको समझ आ जानी चाहिए डिराइव यूनिट विच एक्सप्रेस द, जो डिराइव यूनिट्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं डिराइव क्वांटिटीज को, विच एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट यूनिट बेसिकली किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए शो होते हैं और क्वांटिटी में और यूनिट में फर्क होता है। अब आप बोलेंगे कि सर जिस तरह बेस यूनिट 7 है, डिराइव यूनिट्स कितने हैं? तो डियर स्टूडेंट जिस तरह डिराइव क्वांटिटीज इनफाइनाइट हैं, डिराइव यूनिट्स भी बहुत सारे हैं, ये भी इनफाइनाइट हैं। इन्हीं का अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल दिखाऊं तो मेरे पास एक टेबल है जिसमें फोर्स, वेट दोनों एक ही यूनिट रखते हैं जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से शो करते हैं और अगर आप उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लिखें तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आपसे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा जा सकता है, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का, तो आपने कभी भी यूनिट को रट्टा नहीं लगाना, आपको बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं आपसे एनर्जी का या वर्क का या हीट का अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं तो आपको ये पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को पुट करके SI बेस यूनिट की तरफ चले जाएंगे, जिस तरह के मैं आपको MCQs में इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इस तरह अगर आप देखें तो पावर का यूनिट भी आपके सामने मेंशन है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपको इन सब के फॉर्मूले याद होंगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेस यूनिट्स जो डिराइव यूनिट्स जो हैं उनको मैंने सिस्टम इंटरनेशनल के फॉर्म में उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अभी हम MCQs में डिराइव यूनिट्स की फर्दर
प्रैक्टिस भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के होते हैं, हमारी बुक में इसका भी एक टेबल बना हुआ है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं। एक को डियर स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे रेडियन, एक का नाम है हमारे पास रेडियन सबसे पहले, और दूसरे का नाम है स्टेरेडियन। ओके, मैं यहाँ पर उसको भी मेंशन कर देता हूँ, दूसरे का नाम है स्टेरेडियन। अब आप बोलेंगे कि सर रेडियन में और स्टेरेडियन में फर्क क्या है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है किस क्वांटिटी का? प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल का। ओके, और रेडियन जो है, रेडियन वो एक टू डायमेंशनल एंगल है, सर्कल में बनता है, आपने याद रखना है। इट इज अ टू डायमेंशनल एंगल जो कहां पर बनता है? सर्कल में। ओके, अब ये सर्कल में किस तरह बनता है, इसको समझने के लिए हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो ये आपकी बुक में रेडियन के आगे फिगर बनी हुई है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने रेडियन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। थीटा अगर आप रेडियन में फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें जिस फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। इसमें जो एस है ये आर्क लेंथ है और इसमें जो आर है ये रेडियस है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो जब आप उस आर को देख रहे हैं, सर्कल के एक छोटे से हिस्से को, बेसिकली हमारी बुक रेडियन की डेफिनेशन क्या करती है? रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान, सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब अगर मैं सर्कल में इस एक पॉइंट से इस पॉइंट तक थोड़ा सा मूव करता हूं और अगर जो मेरा डिस्टेंस है ये वाला एस आर्क लेंथ, अगर वो भी रेडियस के इक्वल है, जिस तरह के आप देख रहे हैं ये वाली जो आर्क है दिस वन, अगर ये आर्क लेंथ भी रेडियस के इक्वल हुई तो डियर स्टूडेंट उस केस में ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए आपने दो बातों का खास ध्यान रखना है कि 1 रेडियन को अगर आपने डिफाइन करना है तो जो आपकी आर्क लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू 1 रेडियन, और जो रेडियन वाला एंगल है वो हमेशा सर्कल के अंदर बनता है। अगर आपने 1 रेडियन को डिफाइन नहीं करना, जिस तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बॉडी का जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल नहीं है, लेट अस सपोज ये 2 पाई आर है, अगर बॉडी कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व कर रही है और एक सर्कल पूरा कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर 1 कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के लिए अगर बॉडी एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो उस केस में आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल नहीं होगी। उस केस में जो आर्क लेंथ है वो क्या होगी? आर्क लेंथ 2 पाई आर होगी, और जब मैं 2 पाई आर को इस एस की जगह लिखूंगा तो थीटा हमारे पास ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट वो आएगी 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, मैं आपको सिर्फ आर्क लेंथ बताऊंगा, इस आर्क लेंथ की वैल्यू आप एस की जगह पुट करेंगे और आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी रेडियन के लिए, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी रेडियन के अंदर। लेकिन 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए जो आपकी आर्क लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ, और स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए हमें इस स्फीयर को देखना है क्योंकि स्टेरेडियन जो है वो एक सॉलिड एंगल है। स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, और स्टेरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल नहीं है बल्कि ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है। और ये सर्कल में नहीं डियर स्टूडेंट, बल्कि ये कहाँ बनता है? ये स्फीयर में बनता है। स्फीयर में और सर्कल में क्या फर्क है डियर स्टूडेंट? देखें, अगर मैं एक लाइन को कर्व कर दूं, उसको सर्कल की फॉर्म में बना दूं, तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। लेकिन स्फीयर अगर आप किसी वाटरमेलन को देखें तो वो 3D शेप होती है, और 3D शेप जो है वो हर एक्सिस में होती है, बाहर की तरफ भी होगी, वर्टिकल एक्सिस में भी होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। रेडियन को डिफाइन करने के लिए तो हमारी बुक ने चैप्टर 5 में हमें फॉर्मूला दिया है, लेकिन स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए हमारी बुक ने एक डिफिकल्ट डेफिनेशन दे दी, लेकिन उसका फॉर्मूला हमारी बुक नहीं बताती। तो मैं आपको स्टेरेडियन का फॉर्मूला भी बताता चलूं। अगर आपने स्टेरेडियन को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ पैच, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर।
मतलब देखें स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है, अब एक स्फीयर के अंदर जब मैं एक छोटा सा पैच बाहर निकालूंगा तो वो आर्क नहीं कहलाएगी। आर्क तो तब है जब सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालूंगा, और जो आर्क है उसकी लेंथ होती है। लेकिन जब मैं स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालूंगा तो वो एक पैच बाहर आएगा, और पैच का हमेशा एरिया होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर 1 स्टेरेडियन आए, तो ये जरूरी है कि जो मैंने जो पैच यूज करना है, ये जो पैच बाहर निकालना है, ये जो सरफेस का एरिया है, अगर आप देखें वो जो पिंक हमारे पास हुआ है वो आर स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि अगर हमारा एरिया ऑफ पैच आर स्क्वायर के इक्वल होगा तो फिर ही ये आर स्क्वायर नीचे वाले आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, और हमारे पास जो आंसर है स्टेरेडियन वो हमारे पास 1 आएगा, 1 स्टेरेडियन के इक्वल आएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस तरह रेडियन को डिफाइन करने के लिए आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ही स्टेरेडियन भी स्फीयर के सेंटर पे बनता है, लेकिन उसके लिए जो आपका सरफेस का एरिया है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो। जिस तरह डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एक कंप्लीट स्फीयर में, इन 1 कंप्लीट स्फीयर, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको पता हो कंप्लीट स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इस एरिया ऑफ सरफेस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई स्टेरेडियंस। तो डियर स्टूडेंट आपने रेडियन और स्टेरेडियन से रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखते हैं, क्योंकि यूएचएस का ट्रेंड कुछ यूं है कि हर साल आपको जो पेपर होता है यूएचएस का उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। अब हम इन यूनिट्स को कैसे फाइंड करना है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एमसीक्यूज की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस तरह कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 अर्ज इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स, और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप बोलेंगे सर अर्ज तो हमारी बुक में कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको याद हो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें मैंने आपको सीजीएस यूनिट की बात की थी। तो अर्ज एक सीजीएस यूनिट है, अब आपने उसको सिस्टम इंटरनेशनल में लेके आना है, आपने उसको जूल की फॉर्म में लिखना है। तो अर्ज भी वर्क का यूनिट है लेकिन सीजीएस यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं कि एक अर्ज में कितने जूल होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो वर्क है हमारे पास, वर्क उसका फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो हमारे पास जो वर्क का यूनिट बनेगा बेस यूनिट की फॉर्म में वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अगर मुझे फॉर्मूला याद हो तो मैंने यूनिट इजीली बना लिया। तो यूनिट को आप कभी भी रट्टा मत लगाइएगा, आप फॉर्मूला याद रखें एंड देन उसको आहिस्ता आहिस्ता बेस यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस फॉर्म में। 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीफिक्स का रूल हमें ये बताता है कि अगर ये जिस तरह मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा तो उससे पहले जो चीज़ है उसके ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा s-2। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा डियर स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ये 1000, और ये 2 जीरो जब इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻4 हो जाएंगे, और ये 3 जीरो तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10⁻7, क्योंकि 3 जीरो ये वाले और इसके 4 जीरो और 3 + 4 7 हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है मैथ्स में जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। और हमारे पास यूनिट आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हमने इस 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कर लिया, तो यहाँ पर 10⁻7 आया। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 1 जूल के इक्वल था। तो उस रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं जो 1 जूल है वो हमारे पास इतने, और ये वाली पूरी चीज़ किसके इक्वल है, अर्ज के, 10⁻7 अर्ज के इक्वल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जिस तरह अगर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। तो एक अर्ज में कितने जूल होंगे, 10⁻7 जब इधर आएगा डिवाइड होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
10⁻⁻7 जूल। तो एक अर्ज के अंदर हमारे पास 10⁻⁻7 जूल होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन को भी, यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा 10⁻⁻7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बेस यूनिट ऑफ एंट्रोपी। जो एंट्रोपी है इसको आपने बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना है, अल्फा बीटा चार्ली, और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो हमारे पास है डेल्टा क्यू बाई टी, जो कि आप चैप्टर 11 के लास्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब मुझे फॉर्मूला याद है, मेरे लिए यूनिट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्यू क्या है, हीट एनर्जी। एनर्जी का वही यूनिट है जो वर्क का है। एनर्जी और वर्क एक ही चीज है, तो जो वर्क का यूनिट है जूल, वही एनर्जी का यूनिट है। तो जो क्यू है उसका यूनिट है जूल, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। जब मैं जूल को सिस्टम इंटरनेशनल फॉर्म में, बेस यूनिट की फॉर्म में लिखूंगा तो वो कुछ यूं आएगा, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, केल्विन। उस रिस्पेक्ट से अगर स्टूडेंट आप देखें तो ये केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा, और हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। डियर स्टूडेंट अगर आप इस एमसीक्यू को देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी x इज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ x इज। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपने इसमें से x का यूनिट फाइंड करना है। अल्फा ऑप्शन ये है, बीटा ये वाले ऑप्शन है, चार्ली इज दिस वन एंड डेल्टा इज दिस। तो डियर स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी की, वो है हमारे पास अंडर रूट एक्स ओवर डेंसिटी, जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और जो डेंसिटी है उसका यूनिट हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो एक लंबा तरीका है उसके जरिए आप बोथ साइड पे स्क्वायर करें, यहाँ से एक्स को सेपरेट करें, उसका यूनिट आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको उसको सॉल्व करने की एक आसान टेक्निक भी बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो आपने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू ई ओवर रो, इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी। तो जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर इलास्टिक मॉडुलस आता है, तो इसका मतलब है एक्स का वही यूनिट होगा जो इलास्टिक मॉडुलस का होता है। और इलास्टिक मॉडुलस जो है वो आप चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ते हैं, वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो है। और स्ट्रेस हमारे पास फोर्स ओवर एरिया है, और स्ट्रेन का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ है। और फोर्स ओवर एरिया तो प्रेशर है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर का जो यूनिट होगा वही इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट होगा और वही एक्स का यूनिट होगा। और ये बात आपको अच्छी तरह पता है, जो प्रेशर है जब आप एफ ओवर ए के यूनिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर का बेस यूनिट आएगा वो आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन। डियर स्टूडेंट अगर आप इस एमसीक्यू को देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है विच द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस इन द प्रॉपर यूनिट। अल्फा ऑप्शन ये है, बीटा ये वाली ऑप्शन है, चार्ली इज दिस वन एंड डेल्टा इज दिस वन। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट यूनिट में नहीं लिखे। तो डियर स्टूडेंट एनर्जी या वर्क जिस तरह कि हमने पहले एमसीक्यू में किया उसका ऐसा ही बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर अल्फा अपने प्रॉपर यूनिट में नहीं है। प्रेशर बिल्कुल ठीक है, फोर्स ओवर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग मॉडुलस का वही यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस का और प्रेशर का यूनिट सेम है। सरफेस टेंशन ये एक नया वर्ड है, आपकी बुक में नहीं है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स ओवर लेंथ, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, जिस तरह आपने स्प्रिंग कांस्टेंट में पढ़ा होगा। फोर्स ओवर लेंथ का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होगा, तो सरफेस टेंशन भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, यूनिट की फॉर्म में है। तो अल्फा जो है वो प्रॉपर यूनिट की फॉर्म में नहीं लिखा, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी अल्फा। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय एच एफ, फिर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट आर द बेस यूनिट ऑफ एच। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का बेस यूनिट फाइंड करना है तो अगेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपने प्लैंक्स यूनिट प्लैंक्स असम्पशन में पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच एफ। अगर मैं यहाँ से H का यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे इस F को डिवाइड करना पड़ेगा, E ओवर F यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बात आपको अच्छी तरह पता है, जो एनर्जी है उसका, एनर्जी का जो एसआई बेस यूनिट है वो जूल है, और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो पर सेकंड है। जब ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जूल सेकंड आ जाएगा। और जब हम जूल को ओपन करेंगे डियर स्टूडेंट तो 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये सिंपल जो कुछ यूनिट है इनकी बेस यूनिट की वैल्यू जुबानी याद रख लें। इस तरह 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 जूल किसके इक्वल है, तो 1 जूल इसके इक्वल है। यहाँ पे सेकंड -2 और ये सेकंड है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट की एग्जैक्ट ऑप्शन आएगी वो हमारे पास आएगी चार्ली किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। इफ v इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, द यूनिट ऑफ, आपने यूनिट बताना है, a का मीटर पर सेकेंड होगा, c का मीटर पर सेकेंड होगा या b का मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर a एंड b आर सेम बट डेट ऑफ c इज डिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, आप फिजिक्स में जितने भी इक्वेशंस पढ़ते हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं, मतलब वो फर्स्ट इक्वेशन होमोजन हो या सेकंड इक्वेशन होमोजन हो। तो अगर मैंने ए बी या सी का यूनिट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट हैंड साइड में v है उसको मैं at स्क्वायर के इक्वल भी कर सकता हूँ होमोजेनिटी के रूल के अकॉर्डिंग। मैं जो v है उसको मैं bt के इक्वल भी कर सकता हूँ, और इसी तरह जो v है उसको मैं c के इक्वल भी कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, उस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो यहाँ पर v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू c, तो c का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। इस तरह अगर आपने a का यूनिट फाइंड करना है तो आप t स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दें v से, v ओवर t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a। अब v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और t जो है उसका यूनिट सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आके -3 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ms-3 जो कि a का यूनिट बनेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप किसी भी अननोन क्वांटिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं इस होमोजेनिटी के रूल को यूज करते हुए। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी वो होगी c है द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन इज राइट वन। अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलें, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, आपने इसके अंदर ये बताना है कि इनमें से लेंथ का कौन सा यूनिट नहीं है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग पहला जो ऑप्शन है, अगर आप देखें 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है रेडियन, माइक्रोन एंड लाइट ईयर। ये स्टूडेंट जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, तो ये लेंथ का यूनिट है। रेडियन, अगर आपको याद हो तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने रेडियन पढ़ा, रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है। माइक्रोन, माइक्रो में और माइक्रोन में फर्क है, माइक्रो जो है माइक्रो प्रीफिक्स है वो 10⁻⁻6 के इक्वल है, लेकिन जो माइक्रोन है वो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल है, जो कि लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर, आपकी बुक की डेफिनेशन है लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो लाइट ईयर भी लेंथ का यूनिट है। जो रेडियन है वो प्लेन एंगल का यूनिट है, वो लाइट का यूनिट नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, आप कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से इस k का यूनिट फाइंड करें तो ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और q1 q2 इधर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट अब लिखता हूँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये आर इधर आएगा तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और चार्ज का यूनिट कूलम। अब जो k की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k ई नॉट के रेसिप्रोकल में आता है, तो जो ई नॉट का यूनिट होगा वो इसके इनवर्स होगा, यहाँ पे कूलम स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। उस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यूनिट ऑफ स्टीवंस कांस्टेंट, तो अगर आपको याद हो आपने स्टीवन कांस्टेंट कहाँ पढ़ा था, आपने स्टीवन कांस्टेंट चैप्टर नंबर 19 ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा है। तो स्टीवन कांस्टेंट, अगर आपको फॉर्मूला याद हो स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ का, एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, इसमें जो सिग्मा है वो स्टीवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट, आप इस डिस्कशन से देख रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो आप किसी भी डिराइव यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यूएचएस में फ्रीक्वेंटली यूनिट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो ई है ये एनर्जी नहीं है बल्कि ये पावर है, यहाँ पे जो ई है ये एनर्जी नहीं बल्कि ये इंटेंसिटी है। और इंटेंसिटी का यूनिट हमारी बुक चैप्टर 4 में कहती है सोलर कांस्टेंट में कि जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1.4, और जो टेम्परेचर हमारे पास है उसकी वैल्यू, उसका यूनिट केल्विन 4 आ जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास बनेगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4, जब ये केल्विन ऊपर जाएगा तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी चार्ली। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर आर्क लेंथ, अगर आपको याद हो थीटा का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था S/R, अगर आर्क लेंथ जो है वो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी तो S की जगह 2πr नहीं आएगा, S की जगह πr आएगा, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस 2πr होता है और हाफ सर्कमफ्रेंस 2πr का आधा πr। तो जब ये r से कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो उस रिस्पेक्ट से जो हमारे पास